महागुरु पंडित सुशीलाचार्य जी ने सभी की तरफ देखते हुए कहा, इसका अब मात्र एक ही उपाय है, और धर्म के अनुसार नहीं तो धर्म के विरुद्ध भी नहीं, अर्थात अब मरे हुए व्यक्ति को बस दफन ही किया जा सकता है। यही इस समस्या का हल है। सब महागुरु की बात को सुनकर हैरान हो गए। कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा था और महागुरु फिर से बोले, मुझे पता है आप सबके पास बहुत से प्रश्न हैं, लेकिन अब यही विधि का विधान है। उस औरत के श्राप को कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं। शमशान का पुजारी कहता है, ये कैसा श्राप दे दिया उस कलमुही ने, सारे गांव का धर्म भ्रष्ट कर दिया। पंडित सुशीलाचार्य जी के कहने पर गांव वाले बिना किसी सवाल के दनपत राय के शव को दफनाने के लिए राजी हो जाते हैं, क्योंकि गांव में कोई भी पंडित सुशीलाचार्य जी के विरुद्ध में नहीं जाता था। दनपत राय के अर्ध जले शव को दफनाने के बाद जब भी मेघ गांव में किसी की मौत होती तो उसकी लाश को जलाया नहीं जाता, बल्कि खेत में ही दफना दिया जाता था। उस औरत का श्राप मेघ गांव को लग गया था और दनपत राय की मौत के साथ उसकी शुरुआत हो चुकी थी। 1 महीने के अंदर ही मेघ गांव में आश्चर्यजनक तरीके से 100 से भी ज्यादा मौतें हुई थीं। जिन खेतों में मेघ गांव वाले फसल उगाया करते थे, वही खेत अब कब्रिस्तान में तब्दील हो चुके थे। कहानी सुनाते सुनाते राम काका अपने अतीत की यादों से बाहर आ जाते हैं और कहते हैं, उस औरत ने मेघ गांव को जो श्राप दिया था वो लग चुका था और आज भी वही श्राप लगा हुआ है। वो श्राप कभी खत्म होगा या नहीं होगा, भगवान जाने। अनन्या राम काका को बीच में टोकते हुए ही कहती है, राम काका, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। अच्छा, वो जो दनपत राय का बच्चा था ना, उसका क्या हुआ? उसके अंदर वो चुड़ैल की आत्मा घुस गई थी क्या? वो अभी भी यहीं है? अगर है तो हम उससे मिलना चाहते हैं, क्या आप हमें उससे मिलवाएंगे? राम काका जवाब देते हैं, उससे अब कोई नहीं मिल सकता। पीयूष गले से घूंट नीचे उतारते हुए कहता है, पर क्यों राम काका? क्योंकि उस औरत ने उस बच्चे को गायब कर दिया है। 1 हफ्ते तक वो चुड़ैल उस बच्चे के शरीर पर हावी रही थी। उसके पैर टेढ़े के टेढ़े थे, सीधे नहीं हुए थे। और फिर एक रात वो अचानक गायब हो गया। किसी को कुछ खबर नहीं है कि वो बच्चा कहां पर है और कहां गया। राम काका ने इतना कहा ही था कि तभी रुद्र की नजर जिप्सी में लगी मिरर पर पड़ती है और वो देखता है कि राम काका का चेहरा आईने में दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि उनकी जगह एक औरत आईने में दिखाई दे रही थी, जिसने लाल साड़ी पहनी हुई थी। उस औरत का चेहरा जला हुआ था, जिस कारण उस औरत का चेहरा ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। उस औरत ने अपने शरीर पर जो गहने पहने हुए थे वो भी आधे जले हुए थे। उस औरत के मुंह पर खून लगा हुआ था, जैसे वो अभी अभी किसी का शिकार करके आई हो। उसके बाल सांप के फन की तरह लहराए जा रहे थे। रुद्र डरते हुए राम काका की तरफ देखता है और उसे राम काका नॉर्मल दिखाई देते हैं, पर जैसे ही वो आईने में फिर से देखता है, उसे राम काका की जगह उस औरत का खौफनाक चेहरा दिखाई देता है और एक आवाज सुनाई देती है, तेरी शादी नहीं होने दूंगी, याद रखना। ये वही आवाज थी जो उसने सपने में सुनी थी। रुद्र के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा था। कहीं कहानी का असर उसके दिमाग में तो नहीं होने लग गया था। रुद्र मन ही मन सोचता है, ये हो क्या रहा है? हाउ इट इज पॉसिबल यार? कहीं राम काका जो कहानी सुना रहे हैं वो सच तो नहीं है? रुद्र तिरछी नजर करते हुए आईने में देखता है और वो औरत हंसते हुए कहती है,
देखती हूँ तेरी शादी कैसे होती है। तेरी शादी और सुहाग रात। सुहाग रात नहीं, बर्बादी होगी उस दिन। साधु साधु साधु। उस औरत ने 3 बार साधु बोला ही था कि राम काका अचानक से ब्रेक लगा देते हैं और उनका माथा स्टीयरिंग से टकरा जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। रुद्र एक बार फिर से आईने में देखता है, पर तब उसे कोई दिखाई नहीं देता। तो उसे लगता है ये सब उसका वहम था और कुछ भी नहीं। रुद्र अपने मन से उस चुड़ैल का ख्याल निकाल देता है और राम काका को संभालते हुए कहता है, अरे राम काका, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? राम काका वहीं पर बेहोश हो गए थे, कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। अर्जुन बौखलाहट के साथ कहता है, अरे ये राम काका को क्या हो गया? रुद्र राम काका को उठाते हुए कहता है, उठिए राम काका, उठिए, क्या हो गया आपको? उठ जाइए। पर राम काका किसी के उठाने पर नहीं उठ रहे थे। रुद्र के दोस्तों को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से राम काका को क्या हो गया था। पीयूष डरते हुए कहता है, ये राम काका तो चुड़ैल की कहानी सुनाते सुनाते खुद ही भूत बन गए। अनन्या पीयूष पर चिढ़ते हुए कहती है, तू ना अपना मुंह बंद रखा कर मोटे, यहाँ पर राम काका की हालत खराब है और तुझे मजाक सूझ रहा है। समीर अपने बैग में से पानी की बोतल निकालते हुए कहता है, ये लो, ये पानी लो, इन पर जल्दी से डालो। रुद्र समीर के हाथों से पानी की बोतल लेता है और जैसे ही पानी की कुछ बूंदें राम काका के ऊपर डालता है, राम काका को होश आने लगता है। राम काका अपनी आंखें खोलते हुए अपना सिर पकड़ते हुए इधर उधर देखने लगते हैं और कहते हैं, छोटे मालिक, आप सब लोग मेरे कमरे में? राम काका अपनी नजरें जिप्सी में चारों तरफ फेरते हुए कहते हैं, मालिक, एक पल को ऐसा लगा जैसे मैं अपने कमरे में बिस्तर पे सो रहा था, लेकिन मैं तो यहां जिप्सी में बैठा हूं। रुद्र हैरानी के साथ कहता है, अरे राम काका, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप बेहोश हो गए थे और बोल रहे हैं बिस्तर पे सो रहे थे। लगता है आपकी याददाश्त कमजोर है। अरे ये लो, हम रेलवे स्टेशन से घर जा रहे हैं, ये तो मालूम है ना आपको? राम काका अजीब सा मुंह बनाते हुए कहते हैं, मालिक, इसीलिए मैं आपसे मना कर रहा था कि मैं स्टेशन नहीं जाऊंगा। रात में स्टेशन जाना ठीक नहीं है। अब देखिए क्या हो रहा है, मुझे भ्रम हो रहा है। जरूर ये उसी चुड़ैल का असर होगा। रुद्र के सभी दोस्त राम काका को एक टक नजर से देखे जा रहे थे। रुद्र राम काका को समझाते हुए कहता है, राम काका, ये चुड़ैल का नहीं, रात भर जागने का असर है। आपका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा होगा। वैसे भी आपकी उम्र हो गई है ना, अब ऐसी उम्र में ये सब होना आम सी बात है। आप एक काम कीजिए, आप मुझे जिप्सी चलाने दीजिए और आप आराम से बैठिए, ठीक है? इतना कहकर रुद्र काका की जगह ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है। राम काका अभी भी सोच में थे कि उनके साथ ये हो क्या रहा था। रुद्र के दोस्त भी सब हक्के बक्के रह गए थे और पीयूष का दिल तो मानो जोर जोर से धड़कने लगा था। कहने को तो रुद्र ने मामला शांत कर दिया था, पर जिप्सी चलाते वक्त वो मिरर में देख देख कर चेहरे को याद कर रहा था। रुद्र थोड़ा हैरान था कि आखिर ये सब हो क्या रहा था। खैर, जो भी था, वो अभी उस बात को और बढ़ाना नहीं चाहता था, वरना उसके दोस्त और डर जाते। वो खामोश होकर जिप्सी चलाता रहा। लेकिन रुद्र के मन में बार बार ये सवाल आ रहे थे और अब उसे भी लगने लगा था कि जरूर कुछ ना कुछ गलत तो जरूर है इस गांव में, और ये चुड़ैल को उसकी शादी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। रुद्र जिप्सी चलाए जा रहा था कि तभी समीर बौखलाहट के साथ कहता है, अरे रोक रुद्र, जिप्सी रोक। रुद्र बिना जिप्सी रोके कहता है, पर क्यों, क्या हुआ है समीर? पीयूष हंसते हुए कहता है, हुआ क्या होगा भाई, भाई का टैंक फुल हो गया होगा, इसलिए जिप्सी रोकने के लिए बोल रहा है। समीर पलटकर जवाब देता है, अबे मोटे, मेरा टैंक फुल नहीं हुआ है, जरा सामने देख, रोड के बीचों बीच कितना बड़ा दरवाजा है।
अनन्या दरवाजे को देखते हुए कहती है, हाँ रुद्र, जिप्सी रोक देना यार, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में इतना बड़ा दरवाजा पहले कभी नहीं देखा। अर्जुन भी अनन्या का साथ देते हुए कहता है, हाँ रुद्र, रोक दे जिप्सी। रुद्र कुछ बोलता उससे पहले ही राम काका कहते हैं, नहीं नहीं, यहां पर जिप्सी नहीं रोक सकते। समीर झट से पूछता है, पर क्यों? राम काका धीरे से जवाब देते हैं, क्योंकि ये मेघ गांव की प्रारंभिक सीमा है। यहीं पर उस चुड़ैल को कैद किया गया था आज से 18 साल पहले। रुद्र दरवाजे को देखते हुए कहता है, हाँ यार, यहां पर जिप्सी नहीं रोक सकते। समीर नाराज होते हुए कहता है, अबे हम तेरी शादी में इतने दूर से आए हैं और तू हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या? अनन्या रुद्र के मजे लेते हुए कहती है, कहीं तू भी ये गांव में रहकर भूत प्रेत चुड़ैलों पर विश्वास तो नहीं करने लग गया? मुझे तो यही लग रहा है, इसीलिए जिप्सी नहीं रोक रहा। अपना मजाक उड़ता हुआ देखकर रुद्र जिप्सी रोक देता है। जैसे ही रुद्र जिप्सी रोकता है, राम काका डरते हुए कहते हैं, ये आपने क्या किया मालिक? आपको इस दरवाजे के सामने जिप्सी नहीं रोकनी चाहिए थी। रुद्र कुछ जवाब नहीं देता। समीर झट से जिप्सी से नीचे उतरता है और अपने कैमरा से दरवाजे की फोटो खींचने लगता है। समीर के पीछे पीछे ही बाकी सब भी जिप्सी से नीचे उतर आते हैं, सिवाय राम काका के। रुद्र ने जिप्सी दरवाजे के ठीक सामने रोकी थी। उस दरवाजे के बाएं तरफ से पहाड़ी वाली सड़क जाती थी और वो दरवाजा एक दूसरी सड़क पर था जो कि मेघ गांव और दास गांव को जोड़ती थी। दरवाजा करीब 10 फीट ऊंचा था और उस पर बहुत सारे संस्कृत में मंत्र लिखे हुए थे। उस दरवाजे पर एक बहुत बड़ा सा ताला लगा हुआ था और इसके ऊपर सफेद कपड़ा भी लिपटा हुआ था। सफेद कपड़े के ऊपर लाल कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ था। उस दरवाजे पर कई ताबीज, माता रानी के लाल चूनर और रुद्राक्ष भी बंधे हुए थे। दरवाजे पर बंधे ताबीजों को देखकर अर्जुन पूछता है, यार ये ताबीज कैसे बंधे हुए हैं? राम काका को पता नहीं क्या हो जाता है कि वो जिप्सी में बैठे रहते हैं और कहते हैं, ये ताबीजों और इस दरवाजे की अलग कहानी है, वो फिर किसी और दिन सुनाऊंगा तुम्हें। अर्जुन दरवाजे के पास जाता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है। अर्जुन दरवाजे पर लिखे हुए मंत्र को पढ़ते हुए कहता है, अन्नत पुण्य फलम अत शांतिम प्रेच। इस मंत्र का प्रयोग तो तब किया जाता है जब किसी प्रेत आत्मा को कैद करना हो। इसका मतलब इस दरवाजे के पीछे सच में कोई कैद है। इतना कहकर अर्जुन दरवाजे के अंदर देखने की कोशिश करने लग जाता है। तभी रुद्र उसे रोकते हुए कहता है, अबे क्या कर रहा है? मरवाएगा क्या मुझे? यहाँ पर जिप्सी रोक दी है, वही बहुत है, और तू है कि दरवाजे के अंदर देखने की कोशिश कर रहा है? क्या कर रहा है यार? अनन्या पूछती है, वैसे तू अंदर क्या देख रहा था अर्जुन? हाँ, कुछ देखा क्या? अर्जुन जवाब देता है, कुछ दिखा ही तो नहीं यार, पता नहीं इस दरवाजे के पीछे क्या है। मेरी तो बहुत इच्छा हो रही है इस दरवाजे के पीछे जाने की। अनन्या अर्जुन का साथ देते हुए कहती है, मेरी भी यार, मैंने बताया था ना, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में इतना बड़ा दरवाजा नहीं देखा जिसके ऊपर इतने सारे ताबीज बंधे हुए हों। पता नहीं इसके पीछे क्या होगा। रुद्र कहता है, वैसे मैंने सुना है कि इस दरवाजे के पीछे चुड़ैल है जहां पर वो रहा करती थी। कोई पलटकर रुद्र से कुछ पूछता उससे पहले ही समीर पहाड़ी की चोटी पर बने बड़े से मंदिर को देखते हुए कहता, वाओ यार, व्हाट अ ब्यूटीफुल टेम्पल। जिस दरवाजे के पास वो लोग खड़े थे वहां से पहाड़ी की चोटी का मंदिर छोटा सा नजर आ रहा था। वो मंदिर रुद्र के सभी दोस्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। सभी लोग उस मंदिर हैं। अनन्या पूछती है, वो मंदिर कौन सा है रुद्र? रुद्र झट से जवाब देता है, वो मेघनाथ मंदिर है। अर्जुन कहता है, बहुत ही अद्भुत मंदिर है यार।
रुद्र वापस जिप्सी की तरफ जाते हुए कहता है, तुम्हें पता है इस मेघनाथ मंदिर के पीछे भी एक कहानी है जो राम काका ने मुझे बताई थी, पर अभी वक्त नहीं है। तुम लोग जल्दी जल्दी से जिप्सी में बैठो, माँ इंतजार कर रही होगी यार घर पर, जल्दी से चलते हैं। अनन्या अपने कदम जिप्सी की ओर बढ़ाते हुए कहती है, यार रुद्र, तेरे गांव का नाम बलमा टोला की जगह कहानी टोला होना चाहिए। यहाँ हर चीज के पीछे कहानी होती है। सभी लोग जिप्सी में जाकर बैठ जाते हैं। रुद्र जिप्सी चालू करता है और वो लोग पहाड़ी वाली सड़क से बलमा टोला गांव जाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही देर में वो लोग बलमा टोला गांव पहुंच जाते हैं। जैसे ही रुद्र अपने घर के सामने जिप्सी रोकता है, वो देखता है कि दरवाजे पर ही उसकी मां लता खड़ी हुई थी। लता की उम्र करीब 45 साल है। विधवा होने के कारण वो अपनी मांग में सिंदूर नहीं लगाती हैं और बिल्कुल भी गहने नहीं पहनती हैं, पर हाँ, सफेद साड़ी पहनने की जगह सिंपल हरे रंग की साड़ी पहना करती हैं। लता गुस्से के साथ रुद्र को घूरे जा रही थी। लता के बगल में ही रुद्र की चाची आयशा और रुद्र के चाचा संतोष खड़े हुए थे। वे भी उसे गुस्से के साथ घूरे जा रहे थे। लता रुद्र पर गुस्सा करते हुए कहती है, तो आ गया तू? मना किया था ना तुझे रात में घर से बाहर मत निकला कर। तू मेरी बात सुनता क्यों नहीं है? पता है ना गांव में आसपास क्या क्या होता रहता है, फिर भी तू घर से बाहर निकल गया। आयशा रुद्र को प्यार से समझाते हुए कहती है, हाँ रुद्र बेटा, तुम्हें ऐसे घर से बाहर बिना बताए नहीं निकलना चाहिए, और रात में तो कतई नहीं। रुद्र कहता है, वो चाची मैंने बताया था ना मेरा दोस्त आने वाला है, तो बस उसी को लेने गए थे हम सब। वो क्या है ना चाची, पीयूष की रात में ट्रेन लेट हो गई थी, इसलिए रात में निकलना पड़ा अर्जेंट में। रुद्र के चाचा संतोष कहते हैं, तो बेटा मुझे बता देते, मैं भी तुम्हारे साथ चल देता। तुम सब इस गांव में नए हो तो ऐसे जाने की क्या जरूरत थी? रुद्र जवाब देता है, चाचा ये राम काका गए थे ना मेरे साथ। रुद्र के चाचा ने हैरानी से कहा, क्यों मजाक कर रहे हो रुद्र? राम काका तो सुबह से अपने घर में हैं।